पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले वाले वीडियो में हमने ना आपको पता होना चाहिए, हमने विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में, इनके बारे में भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो थार के मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया था। तो थार के मरुस्थल के बाद हम तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो तटीय मैदान मैदान ही है, मैदान हमने पहले भी पढ़ा था, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था। तो मैदान अब तट के किनारे है, किसकी वजह से? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की वजह से इन मैदानों का निर्माण हुआ और उसके साथ साथ समुद्री निक्षेपों की वजह से इन मैदानों का निर्माण हुआ था। तो देखो हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसके स्थिति के आधार पर इन तटीय मैदान को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हम पश्चिमी कोस्टल में प्लान हो सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान हो सकता है, एक पूर्वी तटीय मैदान हो। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं तो उससे पहले हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। देखो पश्चिमी तटीय मैदान यहां से स्टार्ट होता है। ये पश्चिमी तटीय मैदान इस प्रकार से एक संकीर्ण है पूरा का पूरा। ये इस तरफ यहाँ पर एक श्रृंखला है जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। तो है कहां पर स्थिति? स्थिति देखना कि यहाँ पर है अरब सागर। अरब सागर और पश्चिमी घाट, इन दोनों के मध्य ध्यान रखना क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है। ये इनकी स्थिति है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में है। ध्यान रखना 10 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई। इसकी औसत ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ध्यान रखना ये पश्चिमी तटीय मैदान है। अब देखो पश्चिमी तटीय मैदान किसका उदाहरण है? जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका उदाहरण आप देखो, यहाँ पर द्वारिका है गुजरात में, यहाँ पोरबंदर, यहाँ पर द्वारिका, यहाँ पर जामनगर है। द्वारिका डूबने की कगार पर, ध्यान रखना, क्योंकि समुद्र की जल स्तर बढ़ने की वजह से द्वारिका क्या है? डूब रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है जलमग्न होने के कारण। देखो है, इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ पश्चिमी घाट है, इसके बीच में एक छोटी सी संकीर्ण पट्टी है जो मध्य से चौड़ी है और उत्तर और दक्षिण, मध्य से संकीर्ण, उत्तर दक्षिण से चौड़ी है। ध्यान रखना पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। ध्यान रखना पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण, उत्तर व दक्षिण में क्या है? चौड़ा है। ध्यान रखना उत्तर व दक्षिण में क्या है? चौड़े हैं। अब देखो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह, दो प्रकार के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह कृत्रिम यानी अपने आप बने हुए, कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कौन कौन से? एक तो कांडला बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह की स्थिति है यहाँ पर, यहाँ कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जिसको वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये तो प्रमुख बंदरगाह। एक इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। ये मुंबई के दक्षिण में, किसके? मुंबई के बाहर को, या मुंबई जो बंदरगाह है उसके बाहर को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया है। इसी के नीचे, इसी के पास ही में मझगांव बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र में है। एक है मार्ग गोवा। मार्ग गोवा आपको पता है, गोवा में ये बंदरगाह है। इसके अलावा मंगलोर कर्नाटक में बंदरगाह है, और कोचीन कहाँ पर है? यहाँ केरल में। तो यहाँ पर कांडला हो जाएगा, यहाँ पोरबंदर बंदरगाह, ये मुंबई हो जाएगा, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मार्ग गोवा हो जाएगा। मैं साथ में बंदरगाह भी बता देता हूँ आपको, मार्ग गोवा। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मंगलोर कर्नाटक में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोचीन बंदरगाह है ये पहले से। मार्ग गोवा बंदरगाह लोहा एस के निर्यात करने के कारण इसको लोहा एस बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब बात इस, ध्यान रखना पश्चिमी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ध्यान रखना एस्चुरी का निर्माण करती है। ध्यान रखना डेल्टा क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था। नदियां जब वृद्धावस्था में होती है तो अपने बाहर अपने साथ लाए गए अवसाद को वहन नहीं कर पाती और मुहाने पर उसको क्या करती थी? बिछा देती है। उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। देखो इसकी सबसे पहले हम तट की बात कर लेते हैं आगे यहाँ पढ़ने से पहले। देखो तट पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी तट को ध्यान रखना, गुजरात में इस तट को याद रखना काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। कच्छ से लेकर मुंबई के बीच के तट को काठियावाड़ या कच्छ के तट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मुंबई से लेकर गोवा के बीच के तट को, जिसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ये महाराष्ट्र का है। ध्यान रखना ये गुजरात का तट है।
ठीक है। उसके बाद गोवा से लेकर मंगलोर के तट को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक में जा रखना, कहाँ है, कर्नाटक में। और मंगलोर से लेकर कोचीन के बीच के तट को मालाबार तट कहा जाता है, जो मुख्य रूप से केरल में स्थित है। तो ये हो गए तट। अब देखो मालाबार तट की विशेष इसला करती है कयाल, जो मैं कह सकता हूँ बैक वाटर, समुद्र से आने वाला जो पानी होता है ना, वो धाराओं के रूप से अंदर आता है, तो उस पानी को रोक लिया जाता है, वही कयाल होता है। सबसे ज्यादा कयाल केरल में। इसमें मछली पकड़ने और नौकायान के लिए प्रयोग में लिया जाता है इन कयाल को। किस किस में? मछली पकड़ने के लिए, नौकायान के लिए। इसके अलावा यहाँ पर नारियल की खेती भी की जाती है, याद रखना। यहीं पर है ना एक कयाल है जिसका नाम है, विशेष तौर पर याद रखना, पुन्नामदा कयाल है। पुन्नामदा कयाल केरल में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लाकुंकाली एक नौका दौड़ होती है, ध्यान रखना। याद रखना कौन सी है? नेहरू ट्रॉफी वल्लामकाली नाम की एक ट्रॉफी होती है, नौकायान दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है, ध्यान रखना, इस कयाल में, पुन्नामदा कयाल में। कहाँ है स्थित है? केरल में। यहाँ प्रमुख इसला करते हैं कौन कौन सी है? तो यहाँ पर तटीय बालू का स्तूप है। इसके अलावा कुलीन, कुलीन का मतलब बीच को कहते हैं, जैसे गोवा का बीच हो गया, कर्नाटक का मुंबई का बीच। इसके अलावा लेगुन झील, लेगुन झील क्या होती है? जो समुद्र का निक्षेप होते हैं धाराओं, तो कोई समुद्र के निक्षेप, लेगुन झील का निर्माण होता है समुद्री निक्षेप के कारण, लेगुन झील बनते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा पंख मैदान है। यहाँ प्रमुख फसलें, ध्यान रखना, नारियल, चावल, केला और गरम मसाले यहाँ सर्वाधिक होते हैं, ध्यान रखना, ये विशेष तौर पर। यहाँ की प्रमुख नदियों में बात करें तो नर्मदा और तापी जो ब्रह्मस घाटियों में बहती है, ये प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती है। अब बात करते हैं हम किसकी? पूर्वी में तटीय मैदान की। पश्चिमी तट कंप्लीट हो गया अपना। देखो अब हम बात करते हैं इसकी पूर्वी तटीय मैदान की। इसका विस्तार, ध्यान रखना, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट यहाँ पर ऐसे, यहाँ दोनों को मिलने, आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी के दोनों, नीलगिरी घाट की वजह से पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। ये कटाफटा मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान कटाफटा होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखो सबसे बड़ी वजह है यहाँ से गुजरने वाली, पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो इसको काट फाट देती है, ध्यान रखना। इसी वजह से कटाफटा है, और इसी कारण से ये कटाफटा है। ये कौन सा? पूर्वी घाट। और इसकी वजह से इन डेल्टा को निर्माण की वजह से ये एक बहुत ही विस्तृत मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान। विशेष तौर पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये किस है? पूर्वी घाट, और इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है, ध्यान रखना। देखो ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य में है। ये मध्य गंगा से लेकर कन्याकुमारी तक है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक है, गंगा के मैदान से स्टार्ट होकर। इसके बाद बात करें, इसका क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। इसकी चौड़ाई 100 से लेकर 200 किलोमीटर, ध्यान रखना। इसकी चौड़ाई 100 से लेकर 200 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इन डेल्टाओं का निर्माण करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। बंगाल की खाड़ी से में गिरने वाली पश्चिमी घाट की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, इसके अलावा महानदी, ये सारी की सारी नदियां क्या करती है? इन डेल्टाओं का निर्माण करती है, इसके मुहाने पर, ध्यान रखना, अपने मुहाने पर। अब देखो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन कम पाए जाते हैं। यहाँ पर अत्यधिक क्षेत्र उभरा होने के कारण, डेल्टा के निर्माण के होने की वजह से यहाँ पर बंदर का बहुत ही कम है। देखो तमिलनाडु के मैदान, तमिलनाडु के मैदान को दक्षिणी भारत का, ध्यान रखना, कौन से भारत का? दक्षिणी भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है इसे, याद रखना। तमिलनाडु के मैदान को दक्षिणी भारत का अन्न का भंडार। तमिलनाडु का मैदान को क्या, यहाँ पर एक तट है जिसको हम कोरोमंडल तट कहा जाता है, ध्यान रखना। समुद्री निक्षेप के कारण यहाँ बहुत अधिक लेगुन है। प्रमुख लेगुन कौन कौन सी है? चिल्का लेगुन। देखो चिल्का लेगुन उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। लेगुन झील ही होती है खारे पानी की, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का ही है कहाँ? ये उड़ीसा में। इसके अलावा भारत की आंतरिक, भारत की सबसे बड़ी झील सांबर झील है, जो 8.7% भारत के नमक का उत्पादन करती है। जबकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, लेगुन झील है। इसके अलावा है कोलेरू झील, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। कोलेरू झील है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना। कौन सी झील? कोलेरू झील। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके अलावा एक पुलिकट झील है, ये यहाँ की प्रमुख लेगुन झील है। अब देखो इसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है।
उत्तर में इसको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आपको पता है दक्षिण में कोरोमंडल तट कहाँ? तमिलनाडु में। और यहीं पर भारत में आपको पता है शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, कहां पर? कोरोमंडल तट में। जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो ये तटीय मैदान हो गए, ध्यान रखना आपने। इन तटीय मैदानों की मैं आपको कुछ, देखो इनके दोनों में तुलना बता देता हूँ आपको मैं, ध्यान रखना। तो तुलना सुनना आप अच्छे से। देखो पश्चिमी तट है ना अत्यधिक संकीर्ण है, जबकि पूर्वी तट है ना क्या है? अत्यधिक चौड़ा है। पश्चिमी तट में नदियां क्या डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जवार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि पूर्वी पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो सारी की सारी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी तट का मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र संकीर्ण है, जबकि पूर्वी तट का मैदानी क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। इसके अलावा पश्चिमी तट में बहुत अधिक क्या पाए जाते हैं? पतन पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तट में पतन बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वी तट में लेगुन अधिक है, ध्यान रखना। पश्चिमी तट में भी है और पूर्वी तट में भी है। तो आपको पूर्वी तट की लेगुन झीलों के नाम याद रखने, एक तो उड़ीसा में चिल्का झील है, एक आप इसको याद रख लेना पुलिकट झील को याद रखना है। इसके अलावा कोलेरू झील को याद रखना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोलेरू झील कई कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख नदी है ताप्ती। पश्चिमी तट की बात करता हूँ, ताप्ती और कौन कौन सी है? नर्मदा नदी, श्रावती नदी है। इसके अलावा जुआरी मांडवी नदियां भी है। जबकि पूर्वी तट की नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके अलावा महानदी हो जाएगी और स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी। इस प्रकार के इनके दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं? तुलना भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।